कर लेते हैं। तो ये हमारा अर्थ है। तो मून और अर्थ दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पे है सन से, बट मून पे क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर होता है, और अर्थ पे क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर है। क्या है, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर क्यों है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर क्यों है, तो इसका आंसर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि अर्थ पे एक्चुअली एवरेज टेम्परेचर कितना है हमारा, दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। कैसे ये 14 डिग्री सेल्सियस मीन्स पॉजिटिव मेंटेन रहता है, तो ये समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। सन से जो एक्चुअली रेडिएशंस आएंगे वो कैसे होते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं। आपको मैं एक फंडा बता रहा हूँ सबसे पहले, कि कोई भी अगर सोर्स होगा उससे अगर रेडिएशंस आ रहे हैं तो उनका वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोर्स के टेम्परेचर के साथ। सन कैसा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे है, इसलिए जो रेडिएशंस आएंगे उसका वेवलेंथ कैसे रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसलिए यहाँ से क्या आते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं, राइट। और ये कहाँ पे आएंगे, एक्चुअली अर्थ सरफेस पे आएंगे। और सन से जो रेडिएशंस आते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं टोटल। एक यूवी रेडिएशन, उसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, और तीसरा क्या होता है, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देता है, राइट। अभी हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सा होता है, आर्गॉन, और उसके बाद क्या होता है, CO2। 0.03% होता है, और आपको पता है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन ही ज़्यादा होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो रेडिएशंस आते हैं सन से, शॉर्ट वेव रेडिएशन, उनको ये कोई भी गैस एब्सॉर्ब नहीं करता। एक्चुअली कोई भी गैस जो है इसे एब्सॉर्ब नहीं करता है। बट होता क्या है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आएंगे वो क्या होंगे, अभी अर्थ सरफेस में एक्चुअली एब्सॉर्ब होंगे। अर्थ क्या करेगा, इसे एब्सॉर्ब करेगा, राइट। और बाद में क्या करेगा, एक्चुअली रीमिट करेगा। और हमने फंडा क्या देखा था कि जो वेवलेंथ होता है वो सोर्स के टेम्परेचर से क्या होता है, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अर्थ सरफेस जो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, एक्चुअली इसका अर्थ सरफेस का कम होगा, राइट। और लेस टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन रहेंगे। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये क्या होते हैं, इंफ्रारेड का पार्ट होता है। एक्चुअली कौन से रेडिएशन का पार्ट होते हैं, इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो ये कुछ गैसेस क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो कौन से गैसेस एक्चुअली लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर सकते हैं, दैट इज वाटर वेपर। उसके बाद CO2 जो है हमारे पास, जो मीथेन हो सकता है वो भी एब्सॉर्ब करता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है N2O, और ओजोन जो है। तो ऐसे जो गैसेस है वो क्या कर सकते हैं, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करके रख सकते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करने के बाद उन्हें री रेडिएट करते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक्चुअली बाद में हीट रेडिएशन को क्या करेगा, री रेडिएट करेगा। जब ये CO2, मीथेन जैसे मॉलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर मॉलिक्यूल, ओजोन, या ये क्या करेंगे, सब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे। और एक बार ट्रैप करने के बाद वो क्या करेंगे, सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्चुअली उनको रेडिएट करेंगे। और रेडिएट करने की वजह से कुछ जो हीट पार्ट है वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है, और एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होने की वजह से हीट वो क्या करेगा, एक्चुअली एटमॉस्फेयर को हीटअप करेगा, और टेम्परेचर क्या है हमारा यहाँ पे मेंटेन रह सकता है। और ये जो ट्रांसफ़र हीट है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रह सकता है, और हमारा टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव मेंटेन रहता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने क्या कवर किया यहाँ पे, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं, वो अर्थ सरफेस को हीटअप करते हैं, और अर्थ क्या करता है, फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करता है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो वाटर वेपर, CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, एक्चुअली उसे री रेडिएट करते हैं। क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में री रेडिएट करते हैं। एंड दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज, एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड गैसेस रिस्पॉन्सिबल आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं सच एज H2, N2, O2, ये स्टेबल फॉर्म में होने की वजह से आउटगोइंग रेडिएशन को कभी भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। बाकी सभी जो गैसेस होंगी एक्चुअली वो क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती है, बट डायटोमिक मॉलिक्यूल कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं हो सकता है। और रिस्पेक्टिव दूसरे जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें हम वाटर वेपर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एक्चुअली एटमॉस्फेयर में, तो उसके सोर्सेज क्या है, तो ऐसे भी एक्चुअली हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। अभी हमें क्या समझना है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग।
तो आपको पता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन कहाँ पे आता है, अर्थ सरफेस पे आता है, और अर्थ सरफेस उसे एब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर लेता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल का यूज ज़्यादा होने लगा, और फॉसिल फ्यूल अगर ज़्यादा होंगे पहले से तो क्या होगा एक्चुअली यहाँ पे CO2 का इमिशन बढ़ेगा, उसी के साथ मीथेन, कुछ बायोलॉजिकल और फॉसिल फ्यूल से नाइट्रस ऑक्साइड या फिर CFC जैसे हमने गैसेस देखे हैं कहाँ पे, ओजोन लेयर डिप्लेशन में, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेंगे, पहले से ज़्यादा रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन को, हीट को ट्रैप कर लेंगे एक्चुअली। और ज़्यादा अगर हीट ट्रैप हो रहा है पहले से तो क्या हो सकता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। एंड दैट एवरेज इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और यही क्या है, हमारा टॉपिक है एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग का। तो हमने क्या देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस हीट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन यही ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ गए सच एज CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रखेंगे, और ज़्यादा हीट ट्रैप होगा तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। एंड दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो एक्चुअली अभी ज़्यादा एब्सॉर्ब किए जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इमिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो एवरेज इंक्रीज है टेम्परेचर में, उससे क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ एडवर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। सो यही क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि इंपैक्ट क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, इंक्रीज टेम्परेचर के।